किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है पॉन्ड फिश फार्मिंग वर्सेस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। इस पर ढेर सारे वीडियोस आपने अलग अलग चैनलों पे देखी होगी और साल डेढ़ साल से इस टॉपिक पे वीडियो बन रहा है। मैं काफ़ी लेट हूँ इस पर वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी तक मेरा जो फोकस था बायोफ्लॉक को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मूव करने की, फिर पॉन्ड लानर की ओर आने की। तो मैं ऐसा नहीं है कि पॉन्ड फार्मिंग हम लोग नहीं करते, पूरा नर्सरी काम हम लोग उसी से करते हैं। हालांकि ग्रो आउट नर्सरी तालाब में नहीं करते, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि बार बार लोगों के मन में आ रहा है सवाल कि इस पॉन्ड फार्मिंग इज बेटर देन बायोफ्लॉक या इस पॉन्ड फार्मिंग इज प्रॉफिटेबल। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग इज प्रॉफिटेबल। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये लाभ से जुड़ा मुद्दा है और टेक्निक से जुड़ा मुद्दा है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे कि बायोफ्लॉक वर्सेस पॉन्ड लाइनर में दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, दोनों के लाभ और हानि क्या है। तो आज का जो टॉपिक जो रहेगा वो पॉन्ड फार्मिंग वर्सेस बायोफ्लॉक, मज़ेदार वीडियो होने वाला है। बने रहे मेरे साथ। मैं हूं पुष्पक राठिया। नमस्कार दोस्तों, कोयतू फिश फार्मिंग से मैं हूं पुष्पक राठिया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जब भी आप देख रहे हैं। आज जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये कृष्ण जन्माष्टमी का टाइम है, और तो आज का जो बेसिक टॉपिक जो रहेगा हम लोगों का, तो सबसे पहले लेकर के रहेगा कि ज़मीन कितनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं आज के डेट में मार्जिनल किसान हैं और ज़्यादा ज़मीनें उनके पास नहीं है। और ख़ास करके यदि मैं टायर 2 टायर 3 सिटी की बात करूं तो उन शहरों की बात है कि उन शहरों के आसपास का जो एरिया है 15 से 20 किलोमीटर एरिया, वहाँ पर ज़मीनें काफ़ी महंगी है। और एकदम यदि दूर आप सिटी से 200-300 किलोमीटर दूर करेंगे तो मछली को वहाँ से ला करके बेचने में भी आपको दिक्कत होता है। तो ज़मीनें काफ़ी महंगी हो गई हैं, क्योंकि उन शहरों के आसपास का एरिया, यदि मैं यूपी या एमपी या फिर मैं बिहार की बात करूं तो आपको 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम 1 एकड़ के पीछे आपको लगाने पड़ेंगे। और यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 10 से 15 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। तो काफ़ी कॉस्टली ज़मीन है। और यदि मैं बात करूं कि ज़मीनों के लिहाज से, तो यदि आप पॉन्ड फार्मिंग करने वाले हैं तो कम से कम आपके पास 1 हेक्टेयर का एरिया जो है होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर से कम में यदि ग्रो आउट करेंगे, मछली पाल के बड़ी करके बेचना चाहेंगे, तो वो आपको प्रॉफिटेबल सौदा नहीं रहेगा, क्योंकि एरिया काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसके बाद मैं बायोफ्लॉक की बात करूं तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास 7 टैंकों का एक सेटअप होना चाहिए। तो उतने से आप एक मिनिमम बेसिक शुरुआत जो है आप कर सकते हैं। और 7 टैंकों का जो सेटअप लगाने के जो ज़मीन चाहिए वो आपको 25 से 30 डिसमिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहां पॉन्ड फार्मिंग जाएंगे काफ़ी ज़मीन चाहिए। यदि आपके पास ज़मीनें कम है तो बायोफ्लॉक आपके लिए बेस्ट है, ये दोनों लिहाज से। अब दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मछली पालन के लिए वो है पानी की। तो पानी पे आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि आपके पास एटलीस्ट कम से कम 5 HP का वाटर वेल नहीं चल रहा है, या आसपास कोई नदी नहीं है, या कोई कुआं या बोरवेल है, उसमें 5 HP का मोटर नहीं चलेगा पूरे सीजन। खास करके मैं बात करूं कि मार्च अप्रैल से शुरू होकर के आपका जून तक, जब तक बारिश ना हो जाए, उस सीजन में यदि आपके पास पानी की अच्छी खासी उपलब्धता नहीं है तो तालाब में मछली पाल पाना बहुत ही टेढ़ा टास्क है। क्योंकि एटलीस्ट आपको रोहू कतला यदि मृगल पालेंगे तो 6 से 7 फीट पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 8 फीट तक लोग भर के रखते हैं, पर 6 फीट कम से कम जरूरी है। यदि इसी को आप तिलापिया या पंगासियस की फार्मिंग करेंगे तो एटलीस्ट आपको कम से कम 4 फीट पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप देख लीजिए कि आपके एरिया में आप यदि तालाब में पानी मेंटेन नहीं कर सकते तो तालाब आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसके बनस्बत मैं बायोफ्लॉक की बात करूं तो यदि आपके पास 1 HP का मोटर है, यदि वो भी चल रहा है, तब भी आपका बायोफ्लॉक 7 टैंकों में इजीली आप कर सकते हो। तो इतना जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, इसके कुछ डिमेरिट्स हैं पानी वाले मामले में, कि जैसे तालाब में आप डैम का पानी या नहर का पानी छोड़ सकते हैं, नदी का पानी सीधा उठा सकते हैं। बायोफ्लॉक में ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बायोफ्लॉक में आपको ग्राउंड वाटर बोरवेल का पानी चाहिए। नदियों का पानी को आप लेंगे तो उसको पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा, अलग टैंक में स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें ढेर सारे बाहरी बैक्टीरियाज का आपका कल्चर जो है पनप जाता है। तो ये इसके एक तो नुकसान है। पर इतना फायदा है कि कम पानी में आप बायोफ्लॉक कर सकते हैं। तो जिनके पास पानी की कमी है उनके लिए तो मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि आप बायोफ्लॉक पे जाइएगा। इसके बाद मैं बात करूँ सेटअप कॉस्ट पे, कि आखिर पॉन्ड फार्मिंग में सेटअप को बनाने का जो खर्चा आएगा वो क्या आएगा, और बायोफ्लॉक में जो सेटअप का खर्चा आएगा वो क्या आएगा। तो मैं ज़मीन की खरीदी बिक्री को एक तरफ कर दूं, उसकी कीमत को मैं घटा दूं, तो तालाब का जो सेटअप कॉस्ट है, 1 एकड़ की तालाब प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 लाख चाहिए। मैं सब बोरवेल, फेंसिंग, ग्रीन नेट, बर्ड नेट, इन सब का मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब बर्ड नेट लगाएंगे तो थोड़ा सा खर्चा जो है बढ़ जाएगा। तो अपन 3 लाख सिर्फ तालाब खोद करके तैयार करने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। 2.5 से 3 लाख लगते हैं, अलग अलग एरिया में कीमत अलग अलग हो सकता है। इसके बाद मैं करूँ बायोफ्लॉक सेटअप बिल्डअप करने के बाद, तो बायोफ्लॉक सेटअप बिल्डअप करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 4 से 4.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी।
जिसमें आपका सेटअप हो गया, बेस लेवल हो गया, आपका ब्लोअर्स हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन का कनेक्शन हो गया आपका, इसके अलावा आपका जो है टेस्टिंग किट्स वगैरह हो गए। तो ये सारे जो खर्चे हैं इसमें ही मैं बोरवेल को शामिल नहीं कर रहा, फेंसिंग को शामिल नहीं कर रहा हूँ, ऊपर के सेट को शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो इजीली 4 लाख में आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, और ठीक ठाक मेहनत करेंगे तो उसे और कम में भी बना सकते हैं। तो लगभग बायोफ्लॉक से बायोफ्लॉक जो है तालाब से 1.5 गुना महंगा है, वो 3 लाख में हो जाएगा। ये आपका 4 से 4.5 लाख, 4 लाख के अंदर हो जाएगा। और जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, जो खुद से बना सकें, तो वो इस पैसे को और थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कास्ट वाइज मैं 7 टैंकों का एक बायोफ्लॉक सेटअप कर लूँ और तालाब को, तो लगभग इक्वल बैठता है। थोड़ा सा का अंतर पड़ेगा, यदि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो दोनों आपके इक्वल बैठेंगे। इसके बाद मैं बात करूँ बायो सिक्योरिटी की। ये भी जितने हम बात कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आपको एक सेटअप को बिल्ड करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, एकदम नेसेसरी चीजें हैं, जिसके बिना आप शुरू नहीं कर सकते कल्चर, मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब आया बायो सिक्योरिटी, यानी कि आपकी उसका सुरक्षा, देख रेख, चोरी से बचाना, अचानक मौसम के चेंजेस से बचाना, इन सब की बात करूँ तो बायो सिक्योरिटी के मामले में तालाब जो है अभी तक फीसदी साबित हुआ है, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब उतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए बहुत अधिक कैमरे चाहिए, बहुत अधिक मैनेजमेंट चाहिए, फेंसिंग करेंगे तो बहुत अधिक खर्चा आ जाएगा। तो ये एक पजल हो गया। इसके बनिस्बत मैं यदि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की बात करूं तो एरिया काफ़ी छोटा होता है, 25 से 30 डिसमिल। तो इसमें फेंसिंग करना, अपना कैमरा लगा पाना, लाइट की व्यवस्था कर पाना, ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद बायो सिक्योरिटी में बात करूँ बर्ड नेट की, तो 1 एकड़ के एरिया को बर्ड नेट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च आएगा। यदि इसी को मैं बायोफ्लॉक की बात करूं तो हो सकता है आपका 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको बर्ड नेट का काम चले। बायो सिक्योरिटी के बाद मैं बात करूं, आपका ये हो गया, आपका समझ लीजिए जितने आपका सेटअप जो है रेडी हो गया है, अब आपको मछली डालनी है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रीड की अच्छी कीमत है। तो सबसे पहले, अब यदि अपन मछली पे बात करें तो मछली का बच्चा, उसका दाना, बिजली का बिल, मेडिसिन, स्टाफ की सैलरी या लेबर कॉस्ट अपन बात कर लें, तो ये जरूरी कंपोनेंट है। अब इसमें क्या खर्चा बैठेगा, अपन इसको एक बार दोनों के कंपेयर जो है तुलना करने का प्रयास करते हैं कि दोनों में क्या खर्च बैठेगा, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए कि आप बायोफ्लॉक करेंगे तो क्या फीड कास्ट आएगा, यदि आप तालाब करेंगे तो क्या फीड कास्ट आएगा। यदि आप कम कीमत पे या होममेड फीड आप बनाना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे वीडियो डाल दे रहा हूँ कि आप अजोला हो गया, ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा हो गया, आपका डीओसी हो गया, खली हो गया, इसमें आप अपना फीडिंग कास्ट कैसे घटा सकते हैं और किन किन मछलियों में उपयोग कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के लिंक पे देखिए, आपको इस पर ढेर सारी जानकारी मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि फीडिंग कास्ट के ऊपर। तो एक्चुअली में क्या होता है, बायोफ्लॉक जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो भी हम दाने मछलियों को खिलाए रहते हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है उसमें भी एनर्जी रहता है, क्योंकि किसी का वेस्ट दूसरे का फूड होता है, तो उसको रिसाइकल रीयूज किया जाता है। एक्चुअली में इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं उन वेस्ट को, और खा करके बड़े होते हैं, और उन बैक्टीरिया में 64% तक प्रोटीन होता है, और उन्हें मछलियाँ दोबारा खा लेते हैं, जिसे हम जू प्लैंक्टन कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आपने पानी में देखा होगा, वो मछलियों का भोजन है और अच्छा खासा प्रोटीन है, 64% नेचुरल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। तालाब में ये सिस्टम वर्क करता है, लेकिन बहुत ही कम लो डेंसिटी में वर्क करता है। एक्चुअल में तालाब में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जिनका ग्रोथ कम होता है। लेकिन यदि इसमें मैं बायोफ्लॉक की बात करूँ तो इसमें हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, इनका ग्रोथ कई गुना ज़्यादा होता है। कई गुना का मतलब मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है 24 घंटे में एक बार डबल होंगी। सपोज अभी 1 लाख हैं तो अगले दिन वो 2 लाख होंगी, फिर अगले दिन वो 4 लाख होंगी। लेकिन मैं यदि हेटेरोटॉपिक की बात करूँ तो ये बैक्टीरिया लगभग हर 1 से 1.5 घंटे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो समझिए यदि आपका सुबह 6 बजे आप देख रहे हो, आपका 1 लाख है, तो वही जो है ना 7 बजे के आसपास ये 2 लाख हो जाएंगे, 8 बजे ये 4 लाख हो जाएंगे, 9 बजे ये 8 लाख हो जाएंगे, फिर 10 बजे ये 16 लाख हो जाएंगे, फिर 32 लाख हो जाएंगे। मतलब रात भर के होते होते तो पता नहीं कितने गुना मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो इसलिए बायोफ्लॉक में ये इनका जो ग्रोथ है बैक्टीरिया काफ़ी अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से वेस्ट का जो मैनेजमेंट है या कंज्यूम है वो जो है बढ़ जाता है। तो फीड वाइज मैं बात करूं तो यदि तालाब में आप जाएंगे तो 1.7 के आसपास का रेशियो लगेगा, खास करके पंगासेस और तिलापिया जो प्योर फीड पे चलती हैं। 1 किलो मछली तैयार करेंगे 1 किलो 700 ग्राम तक का दाना यूज हो जाता है। कभी कभी तो यदि आपका पैरामीटर सही नहीं होगा तो ये 2 किलो तक चला जाता है। यदि इसी की बनिस्बत में बायोफ्लॉक की बात करूँ तो 1.2 से लेकर 1.4 kg का दाना अभी तक लगा है। कभी कभी जब हम कल्चर पे अच्छा फोकस नहीं कर पाते तो 1.5 kg तक चला जाता है, यानी कि 1 किलो मछली तैयार करने के लिए आप मैक्सिमम 1.5 किलो तक का इस्तेमाल करते हैं।
तो फीड वाइज जो मेन खर्चा है हम लोगों का दाने का, क्योंकि मछली पालने के लिए मछली का बच्चा उसका दाना, ये 2 ही कास्ट है, तो इसमें बायोफ्लॉक आपको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद बात करूँ दूसरा जो सबसे जरूरी खर्चा वो है बिजली का बिल। तो स्वाभाविक सी बात है कि बायोफ्लॉक में ब्लोअर्स जो है आपका 1 HP का एटलीस्ट एक दिन में 16 घंटा रन करेगा। अभी बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि कुछ ऐसा मिस कॉन्सेप्ट दे जाते हैं बिना ट्रायल टेस्ट किए। हम लोग उनमें से शामिल है कि पहले हम जो वीडियो डाले थे उसमें हम बोलते थे कि 24 घंटा चाहिए, पर अब देखिए हमारे लोग आलोचना करते हैं, खिंचाई करते हैं बहुत सारे वीडियोज़ में, कई सारे इंटरव्यूज़ में कि तुम पहले तो ये बोलते थे अब ये बोलते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बायोफ्लॉक एक नया इनिशिएटिव है भारत के लिए। एक्चुअली में जो विदेशों में बायोफ्लॉक होता है, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, वहाँ क्या है कि 100 ग्राम के साइज में मछली बेचते हैं, 50 से 100 ग्राम। तो वो जो है उसमें कल्चर बहुत ज़्यादा डेंसिटी में कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि भाई आपको पंगासस खानी है तो 1 से 1.5 किलो का चाहिए, 2 किलो तो मजा आ जाए। रोहू कतला खाएंगे तो 1 किलो से ऊपर का चाहिए, उसे छोटा लोग पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर साइज का दिक्कत है, तो इसलिए हमको अलग अलग ब्रीड में हमको काम करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये जो जितने एक्सपेरिमेंट हैं, ये जो रिसर्च हैं, ये समय लेता है और हम सब ने ढेर सारी गलतियाँ करी और गलतियाँ करके सीखी हैं। तो अब पहले के जो वीडियोस देखेंगे वो मुझे तो लगता है सभी टॉपिक पे हमें दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें वो जो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट था बहुत पहले का था। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि चीज़ों को काफ़ी हद तक हम समझ चुके हैं। तो हमारी गलतियाँ थी, हम एक्सेप्ट करते हैं और अभी आपको कमिटमेंट करते हैं कि आगे इन गलतियों पे काम करेंगे, सुधारेंगे और जैसे जैसे सुधरता जाएगा आप तक लेके आएंगे। तो आप समझ लीजिए ब्लोअर, यदि आप, मैं बात करूँ लाइट की, तालाबों में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ भी बिजली लगता है कब, जब आपको गर्मी का टाइम आएगा, पानी मेंटेन करनी है, तो 1 एकड़ के तालाब को मेंटेन करने के लिए 5 HP का पानी का मोटर जो है कंटिन्यू आपको रन करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए 1 एकड़ के पीछे आपको 5 HP का कंटिन्यू रनिंग है। यदि मैं हफ्ता में 5 दिन भी बोलूँ तो उतना लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर के तालाब को मेंटेन कर पाना 5 HP के मोर की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल जाता है। तो ये हो गया अपना पहला चीज़। तो 5 HP उसमें है कंजप्शन। अब मैं बायोफ्लॉक की बात करूं तो बायोफ्लॉक में क्या होता है कि 1 से 1.5 HP का कंटिन्यू रनिंग है और आपको एक दिन में आप चाहो तो 12 घंटे में आप काम चला सकते हो, जब तक आपकी मछलियां आधा किलो नहीं हो जाती। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि आपका जो कल्चर का ड्यूरेशन है उसका 70% टाइम आप 12 घंटे चला करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, उतने में बिजली आप बचा सकते हो। करने का तरीका क्या है इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और मैंने वीडियो बना भी रखी है कि बिना ऑक्सीजन के लंबे समय तक बायोफ्लॉक में कैसे आप पंगासियस को सर्वाइव करवा सकते हैं, तिलापिया को सर्वाइव करवा सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेबर कास्ट की बात करें तो 1 एकड़ में कल्चर लेने के लिए देखिए एक लेबर तो परमानेंट, एक चौकीदार चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बायोफ्लॉक हो चाहे आपका पोल्ट्री फार्मिंग हो। लेकिन जैसे ही बात हार्वेस्टिंग की आती है या ग्रेडिंग की आती है तो उस पोजीशन में तालाब में कम से कम आपको 10 लोग चाहिए, जाल खींचने, पकड़ने, मछली को ग्रेडिंग करने के लिए। लेकिन यही मैं बायोफ्लॉक की बात करूं तो इसमें 3 से 4 लोगों में आपका काम हो जाता है। 2 पौंड के अंदर, 1 आपके पौंड के बाहर, या 2 पौंड के अंदर, 1 पौंड के बाहर। इस तरीके से भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी खाली करना आसान होता है। इसके अलावा मैं हार्वेस्टिंग पे और खर्चे की बात करूं, तालाब में आप 100% मछलियों को पकड़ पाना संभव नहीं है। यदि सुखाने चलेंगे तो उसमें भी काफ़ी खर्चे हैं, काफ़ी टाइम लगेंगे। और जो सबसे नीचे लेवल पानी का रह जाता है, जहाँ पर कीचड़ रहते हैं, वहाँ मछली को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि पकड़ भी लेंगे तो मछली को जिंदा ट्रांसपोर्ट एक से दूसरे जगह कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो मछली बच जाती है पकड़ने के बाद, शाम के बाद, वो अगले दिन मरने के चांसेस जो है आपको 90% बढ़ जाता है। पर बायोफ्लॉक में ऐसा नहीं होता। बायोफ्लॉक में आप 100% पानी खाली करके मछली को पकड़ के जितनी मछली बच गई उसमें दोबारा पानी करके आप जिंदा रख सकते हैं। तो ये हो गया लेबर कॉस्ट या आपका बोलूँ कि हार्वेस्टिंग कॉस्ट। इसके बाद बात करूँ मेडिसिन कॉस्ट, तो बायोफ्लॉक क्या होता है, इसमें डेंसिटी हाई है, बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, आप उन बीमारी को जल्दी से देख पाओगे क्योंकि हर एक टैंक तक आपकी पहुँच रहती है, हर एक मछली आपकी नज़र में रहती है, मोस्टली मछलियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसी की बात मैं करूँ तालाब की, तो तालाब का एरिया बड़ा होता है, मछलियाँ कई बार नीचे रह जाती हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं जब तक मर के ऊपर ना आए। और कई बार ऐसा होता है कि मछलियाँ मर भी गई तो शिकारी जो मछलियाँ होती हैं उसे खा जाती हैं, या उतने बड़े तालाब में वो गुम हो जाती हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता। तो ये एक डिमेरिट्स है, ये एक नुकसान है तालाब के साथ, और बायोफ्लॉक के साथ ये जो है प्लस पॉइंट है। तो मेडिसिन कॉस्ट की बात करूँ तो बायोफ्लॉक में कम आएगा बनिस्बत आपका तालाब में ज़्यादा आएगा। यदि बीमारी होगी तो पूरे उतने एकड़ के लिए आपको दवा डालनी है। जैसे मैं बात करूं 1 एकड़ का तालाब है और यदि मुझे सैनिटाइजर डालनी है तो एटलीस्ट मुझे 1 लीटर डालनी पड़ेगी, यानी कि 1000 रुपये का मुझे सैनिटाइजर डालना पड़ेगा।
यदि मैं उसमें बायोफ्लॉक की बात करूं तो एक टैंक में लगभग 2 से 3 ml का सैनिटाइजर डालना पड़ेगा। तो 7 टैंक का सेटअप है तो 7 दूनी 14, 7 के 21, 20 ml में आपका काम हो जाएगा। तो सोचिए कहाँ 1 लीटर और ये 20 ml, तो ये इतने का फर्क पड़ेगा मेडिसिन में, क्योंकि इसमें आपका मछली भी काउंटेबल रहती है और आपको एक एक चीज़ का पता रहता है। तालाब में इसे जज कर पाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो ट्रीटमेंट करने में आपको मुश्किल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ उत्पादन की। उत्पादन के लिहाज से 1 एकड़ में यदि मैं पंगासस की बात करूं तो 15 टन इजीली निकल जाता है। जो अच्छे फार्मर हैं, जो एक्सपीरियंस फार्मर हैं, जिनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, वो जो है 20 टन तक ले जाते हैं। पर मैं मेरे जैसे की बात करूं जो एकदम नया हो, मेरी तरह एकदम फ्रेश हो, जो नया नया बायोफ्लॉक सीख रहा है, नया नया तालाब सीख रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा 10 टन को अपन लेके चलते हैं एकदम गिरे हुए हालत में, ताकि अपन ज़्यादा ना सोच पाएँ। क्योंकि पहले बहुत बहुत बड़े बड़े सपने थे, बायोफ्लॉक बोलने से 1 टन के हम लोग 1 टन सोचते थे, है ना। तो वीडियोस आपको याद होंगे और उसी को देख के मैं भी आया हूँ इस इंडस्ट्री में। यार एक टंकी में 30,000 का टंकी है, 1 लाख की मछली निकलेगी, 50,000 30,000 खर्चा होएगा, साला बाकी 70,000 एक टंकी प्रॉफिट है, तो काफ़ी फायदा है। और इसी को सिंगी विंगी कर लिए तब तो यार एक टंकी में यार 3-4 लाख का माल निकलेगा, 1 लाख खर्चा हुआ, 2 लाख रुपये प्रॉफिट है, 60 टैंक लगाए तो 8-10 लाख रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। ये थोड़ा थिंकिंग था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आए हैं तो शुरू में नुकसान झेले हैं, अभी भी बहुत जगह नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसी मिसकॉन्सेप्ट के चलते, इसी कमिटमेंट के चलते, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ समझ चुके हैं, सीख रहे हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि मैं उत्पादन की बात करूं तो तालाब में 10 टन को मैं लेके चलता हूं पंगासस पे। यदि तिलापिया मान के चलूँ तो मैं 6 टन पे चलता हूं, और रोहू कतला मान के चलूँ तो मैं 2 से 2.5 टन का मान के चलता हूँ। हालांकि जो अच्छे उत्पादक किसान हैं इससे ज़्यादा ही लेते हैं, पर मैं मेरे जैसे किसानों की बात कर रहा हूँ, जो फ्रेश नए एंटरप्रेन्योर हैं, यूथ हैं, जो अभी अभी आए हैं। इसके बाद मैं बायोफ्लॉक की बात करूं तो एक टंकी पे 3 कुंटल का उत्पादन आराम से हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं 7 टंकी की बात करूं तो 7 या 21 जो है अपना 2 टन का उत्पादन जो है हो जाता है। तो यदि मैं पंगासस पे बात करूं तो आप 5 कुंटल तक ले जा सकते हो। तो इस लिहाज से 35 कुंटल आपका होगा, यानी कि 3-3.5 टन माल होगा। तो तालाब से हम लोग अभी कई गुना पीछे हैं। 1 एकड़ तालाब के बनिस्बत अभी हमको इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, और जो 1 टन का कॉन्सेप्ट आया था उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं नहीं सोचता कि हम लोग अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। बहुत सारे युवा एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, वो काफ़ी कुछ नया चैलेंजेस ले रहे हैं, सीख रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है 1 टंकी से 1 टन का उत्पादन हो भी जाएगा, क्योंकि लोगों ने भी अपने टैंक का साइज बढ़ा लिया है, तो प्रोडक्शन का साइज बढ़ जाता है ऑब्वियसली। तो चलिए फिलहाल अभी हम तालाब से उत्पादन के लिहाज से पीछे हैं, खर्चे में कम है पर उत्पादन के लिहाज से भी पीछे हैं। इसके बाद मैं बात करूँ प्रॉफिट लॉस की। तो देखिए प्रॉफिट लॉस से बात करूँ तो जो नया इनिशिएटिव है अभी बायोफ्लॉक, इस पर प्रॉफिट मार्जिन कम है, और बायोफ्लॉक जो अपना कल्चर है इसको सीखते जाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। इसमें भी आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा, क्योंकि सीधा सीधा उत्पादन फर्क पड़ रहा है और सीधा सीधा ग्रोथ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को अभी इसमें सीखने की ज़रूरत है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन है लेकिन बहुत ही कम है। तालाब में प्रॉफिट मार्जिन कई गुना ज़्यादा है। तो ओवरऑल द गेम यदि मैं पूरे बात करूं तो क्लाइमेट एक्सचेंज को छोड़ दिया जाए, जहां क्लाइमेट का सीधा सीधा असर पड़ता है, खास करके अपन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों में क्लाइमेट का बहुत चेंजेस आता है, बहुत परिवर्तन आता है। तो इन जगहों में आपको दोनों सेटअप रखना चाहिए। बायोफ्लॉक में आप बच्चे बड़ा कीजिए, क्योंकि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल करना आसान होता है, तालाब में मुश्किल होता है। और जैसे आपका फरवरी मार्च का टाइम आए, स्टॉकिंग के लिए आपको 100 ग्राम 250 ग्राम के बच्चे मिलेंगे, तब आपका दोनों का जो कल्चर जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेहतरीन चलेगा। तो जो आलोचक है बायोफ्लॉक के, मैं उनको सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि बायोफ्लॉक फेल नहीं है। आप आइए, देखिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए। हर जो तालाब को बोलते हैं बहुत पुराना मॉडर्न है, तो अभी तक का सबसे सफल मॉडल वही है, उसे किसी तरीके से नेग्लेक्ट करना या नकारना उचित नहीं है। तो मेरे लिहाज से दोनों सही हैं। डिपेंड करेगा कि आपके पास बिजली कैसा है, पानी कैसा है, ज़मीन कितनी महंगी, पहला। दूसरा चीज़ ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ क्लाइमेट कैसा है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि आपके पास बजट कैसा है। तो बजट वाइज बात करूँ तो 1 एकड़ के तालाब पे सब्सिडी ले पाना मुश्किल है, मिलता नहीं है। आपको कम से कम 2.5 एकड़ का चाहिए, 1 हेक्टेयर का चाहिए, तो उस लिहाज से पूरे पैसे आपकी जेब से लगेंगे। यदि आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहे हैं और कोई ST/SC होंगे या कोई महिला एंटरप्रेन्योर होंगे, तो आपकी बल्ले बल्ले है। आप यकीन मानिए, आपका सब्सिडी 4-4.5 लाख मिलेगा, 7 लाख का सेटअप है, सेटअप कास्ट हो गया 0, सिर्फ मछली पालने के पैसे लगेगा। तो इस लिहाज से आप इसमें बायोफ्लॉक में प्रॉफिट कर दोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप दोनों में अंतर समझ चुके होंगे और आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है, किस में नहीं जाना है। यदि इस पर मैं कोशिश करूंगा और सीरीज लाने की, क्योंकि इसमें ढेर सारे सवाल हैं, क्योंकि कुछ साथियों ने लिख के भेजा हुआ है, कुछ इंग्लिश में लिखे हैं कि विच मेथड इज बेस्ट
फॉर फिश फार्मिंग, कौन सा तरीका मछली पालन के लिए बेहतर है। तो इस पर तो लंबी सीरीज बन सकती है, तो यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं बिल्कुल इस पर वीडियो बनाऊंगा। और विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फार्मिंग फिश, यानी कौन सा तरीका मछली पालने का काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल है, ये भी है। हाउ डू आई स्टार्ट फिश फार्म, तो ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी आप बायोफ्लॉक से शुरुआत कीजिए, चीज़ों को सीखिए, फिर आगे आप जो है बायोफ्लॉक और तालाब के कॉम्बिनेशन में अभी तक काम करते रहिए। इसके बाद कई सारे लोगों का सवाल था हाउ डू आई स्टार्ट ए फिश पॉन्ड बिजनेस। तो मछली पालन का जो बिजनेस है काफ़ी प्रॉफिटेबल है, आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसमें अलग अलग रेंज है, नर्सरी से लेकर के हेचरी से लेकर के ग्रो आउट से लेकर के सेल आउट से लेकर के प्रोसेस तक बहुत सारे इसमें वेराइटीज़ है। मेरा तो प्रयास रहेगा कि आपसे जब भी संडे सैटरडे वीडियो डालने का प्रयास करूं, आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं, नवा वीडियो, जिसमें कई बार आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं उस पर बिल्कुल वीडियो बनाता हूं। तो यदि आपके मन में ऐसा कोई क्वेरीज हो जिसमें आपको जानना है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको कवर करना है, तो बिल्कुल मुझे लिख भेजिए, मैं अपना बिल्कुल समय देकर के वीडियो बनाऊँगा। और अभी काम थोड़ा सा बढ़ गया है और काफ़ी सारे चैलेंजेस है, पिछले कुछ नुकसान से, उसको कवर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले 3 साल नुकसान झेले, 14 साल कमाने लगे हैं, तो अब उतने 3 साल के घाटा को मैनेज करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अभी काफ़ी काम बढ़ गया है, लेकिन आप जो टॉपिक देंगे उस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए जोहार।